बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। फ़लस्तीन के चूँकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आज फिर फ़लस्तीन के बारे में कुछ बात की जाए। हालात की संगीनी लाजमी बात है कि हम सब के लिए एक फ़िक्र का बायस है, और तमाम मुसलमान जहाँ भी हैं वो इसके बारे में फ़िक्रमंद हैं। लेकिन कर क्या रहे हैं ये भी ज़रा देखते हैं। नेतन्याहू जो कि इज़राइल के वज़ीर आज़म हैं, उसने एक अल्टीमेटम दिया, और अल्टीमेटम जो है वो उसने अपनी पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए ये हमास को दिया है, और उसने कहा है कि आपकी दुश्मनी की वजह से आज पूरा इसराइल जो है वो मुत्तहिद हो गया। इसराइल में बहुत सारे धड़े थे, बहुत सारे लोग आपस में इख्तलाफात कर रहे थे, और नेतन्याहू का अपना पॉलिटिकल कैरियर खतरे में था। लग ये रहा था कि उसको अब वजीर आज़म के ओहदे से हटना होगा, लेकिन ये चूंकि जंग शुरू हो गई तो वो बैठा हुआ है, और उसने कहा कि जनाब आपकी दुश्मनी की वजह से जो आपने हमारे साथ किया है हमास ने, उसकी वजह से हम बड़े आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इसराइल पूरा जो है वो मुत्तहिद हो गया है। फिर उसने कहा कि मैं 24 घंटे का वक्त आपको दे रहा हूं, और इन 24 घंटों में तमाम रॉकेट फायरिंग हमेशा के लिए बंद कर दी जाए, वरना फिर हम एक्शन करेंगे। और उसने साथ ये भी वार्निंग दी कि हमारे टैंक, हमारा तोपखाना, हमारे जहाज, ये सब तैयार खड़े हैं, और टैंक हमारे आपकी सरहद पे हैं, और अगर आप ये इस काम से बाज ना आए तो फिर हम ज़मीनी हमला शुरू कर देंगे, और फिर ज़मीनी हमला जो शुरू होगा वो फिर रुकेगा नहीं। इस असना में उसने ये भी कहा कि हमने हवाई जहाज के जरिए वहां पे पैम्फलेट्स यानी इश्तिहार वगैरह फेंकवा दिए हैं, जिसमें हमने सिविलियन आबादी को कहा है कि वो शुमाल से हटके जनूब की तरफ चले जाएं महफूज इलाके में, वरना हम उनके खिलाफ भी एक्शन करेंगे। लिहाजा उनको वार्निंग दे दी है कि वो इलाका खाली कर दे। अब ये भी उन्होंने वाजे कर दिया उसने कि हम आ रहे हैं, और ज़मीनी इलाका जो भी हम फतह करेंगे वो फिर हमेशा के लिए हमारे पास होगा, आपको वापस नहीं किया जाएगा, ताकि हम हमेशा के लिए हमास से छुटकारा पा सकें। साथ ही उसने ये भी उनको धमकी दी, उनको कहा हमास को कि आप फौरन अपने हथियार फेंक दें। अगर हथियार फेंक देंगे तो फिर ज़मीनी हमला बहुत आगे नहीं जाएगा, फिर जहां तक गया होगा वो इलाका हम लेंगे, बाकी का इलाका जो है उस पर कब्जा नहीं होगा। उसने कहा कि हमास ने इस दफा तमाम हदें जो हैं इंसानियत की वो पार कर दी, यानी अपने जराइम को तो वो जराइम समझता नहीं, और उसने कहा कि अब हमारा फर्ज है कि हम हमास के सामने खड़े हों और अपने लोगों का, अपनी आबादी का दिफा करें। लिहाजा अब हम और ज्यादा मोहलत नहीं देंगे। इसी असना में अदालत का फैसला आ गया, जिसमें कि वो जो झगड़ा था शेख जर्राह इलाके का, कि वहां पे अरब लोग रह रहे हैं, उनके घर हैं वहां पे, और वो इजरायली शहरी हैं, मिल के रह रहे हैं इनके साथ, यहूदियों के साथ, और इजराइल के कवानीन को फॉलो करते हैं, उनकी असम्बली वगैरह में भी मौजूद है बाद एक। तो शेख जर्राह के इलाके में फसादात शुरू हो गए, क्योंकि अदालत का फैसला ये आया कि ये जो शेख जर्राह के इलाके में अरब आबादी है, इसको सारी आबादी को फौरन चाहिए कि अपने मकानात हवाले कर दें इन यहूदियों को जो बाहर जाके सेटल हो रहे हैं, क्योंकि 1948 से पहले ये अरबों के पास नहीं था इलाका, ये उनका नहीं था। अब आप सोचिए कितनी मजा के खेज बात है कि 1948 से पहले कौन जानता है, यहां फलस्तीनी ही रह रहे थे। यहूदी तो सारे कोई पोलैंड से आया है, कोई रशिया से निकले हैं, कोई टर्की से, मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों से वहां पहुंचने शुरू हो गए। लेकिन ये एक उन्होंने वार्निंग दे दी इनको कि जनाब ये इलाका खाली करें, ये घर खाली करें। अब बसे हुए घरों में से अरब निकलें, ये वहां पे अरब और यहूदियों के फसादात शुरू हो गए, जो इनके अंदर, इजराइल के अंदर ही फसादात हो रहे हैं। अब मुसलमान इस दौरान क्या कर रहे हैं? मॉस्को में सफीर हैं हमारे फलस्तीन के सफीर साहब ने मुतालबा किया है कि जो मशरिक वस्ता के लिए जो कमेटी मुकर्रर है, अमन कमेटी, वो फौरन अपना इजलास बुलाए। उसमें रशिया है, अमेरिका है, 2-3 बड़े मुल्क हैं, और ये फौरन अपना इजलास बुलाए। यूएई जनाब वो भी भाग दौड़ कर रहा है खड़े हुए, और वो ये कह रहे हैं कि हम इंटर पार्लियामेंट यूनियन जो है उसका इजलास बुलाएंगे, और ये इजलास जो है ये इस मीटिंग में हम तय करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। लिहाजा
اسرائیل کے خلاف مختلف ایکشن سوچے جائیں گے۔ اس اسنا میں جو اس کے یو اے ای کے یعنی ابوظہبی دبئی کے یونائیٹڈ عرب امارات کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا جی ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور مذمت کر دی جو کچھ بھی فلسطینیوں کے خلاف ہو رہا ہے اس کی۔ چائنا نے کوشش کی کہ وہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلائے، 2 اجلاس جو خاموشی سے بند کمروں میں ہوئے اس میں بات چیت ہوئی، لیکن کیا بات ہوئی اس کا کوئی بات باہر نہیں پتا، کیونکہ کوئی قرارداد پاس نہیں ہو سکی، پبلک میں کچھ لایا نہیں جا سکا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امریکہ نے کہا جی یہ کام جو ہے یہ روک دیا جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں چند دن چاہیے، 2-3 دن میں ہم سفارتکاری کریں گے اور اس سے ہم اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلانا یا نہیں۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ اسرائیل کو وقت کی ضرورت تھی اور امریکہ اس کو وقت دینا چاہ رہا ہے تاکہ وہ زمینی حملہ یا جو کچھ بھی وہ اپنے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، تو پھر سیکورٹی کونسل کا اجلاس بھی اگر ہو جائے تو وہ پھر کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ زمین پہ تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہوگا۔ امریکہ نے اپنا ویسے نمائندہ اسرائیل بھیجا ہے تاکہ اسرائیل سے بات چیت کر سکے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اسرائیلی چاہتے ہیں۔ اب یہ جنگ جاری ہے اس وقت بھی، اس جنگ میں تقریباً 150 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں، اس میں تقریباً 32 بچے بھی ہیں، 21 کے قریب خواتین ہیں جو ماری گئی ہیں، اور 1000 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور جبکہ یہ معاملہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور ابھی تک یہ کوئی اندازہ نہیں کہ اس کا آگے کیا بڑھے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ جرح کا جو علاقہ ہے وہاں بھی اب عرب وہاں پہ موجود ہیں، اور عرب اور اسرائیل کا ہم کہہ رہے ہیں جی وہاں پہ یہودیوں کے فسادات ہو رہے ہیں، لیکن وہاں تو زیادہ تر یہودی ہیں، سو یہ عرب جو بیچارے وہاں رہ رہے ہیں یہ بھی گھرے ہوئے ہیں، اور لازمی بات ہے کہ بالآخر ان کے مکان ان سے لے لیے جائیں گے، ان کو نکال دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کچھ کا جانی نقصان، مالی نقصان تو ہوگا ہی ہوگا، جانی نقصان بھی ہو۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دوران میں ہمارے مسلمان ملک جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم جو آج یہ ابوظہبی اور دبئی یونائیٹڈ عرب امارات یا یہ دوسرے ملک جو ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، یہ زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں، کم از کم اتنا کرتے کہ ان سفیروں کو واپس بھیجتے اور کہتے جی کہ ہم نے جو ریکگنیشن کی تھی ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کو اگر پذیرائی ملے ان ملکوں میں اور وہ ادھر قتل و غارت بھی کرتا رہے تو اس کو پھر کیا فکر ہے؟ عرب دنیا کے 5-6 ملک جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، 2-3 نے تو پہلے تسلیم کیا ہوا تھا، 5 نے اب کر لیا، تو اس سے تو ایک بڑا غلط میسج جاتا ہے۔ فلسطینی بیچارے امداد کی توقع کر رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کہیں سے کچھ حمایت ملے گی، لیکن حمایت کی بجائے آپ اسرائیل کی ایک طرح سے حمایت کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تسلیم آپ نے کر لیا۔ لہذا آج فلسطینی وہاں پہ بہت برے حال میں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان عربوں سے تو کہیں زیادہ بہتر یا مسلمان ملکوں سے کہہ لیجئے آئرلینڈ کے لوگ ہیں۔ اب دیکھیے کہ آئرلینڈ نے کیا کیا۔ آئرلینڈ نے سب سے پہلے اسرائیل کی برآمدات جو ہے وہ بند کی، اور جہاں جہاں ان کے سٹوروں پہ کہیں بھی اسرائیل کا بنا ہوا کوئی مال پڑا ہوا تھا اس کا مقاطع کیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ مال بالکل خریدا نہیں جائے گا، اس کا بائیکاٹ، لہذا وہ مال اب آپ سڑکوں پہ پھینک دیں، باہر بھیج دیں، کچھ کریں، لیکن اسرائیل کی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں لی جائے گی۔ فلسطین کا جھنڈا انہوں نے لہرا دیا وہاں پہ۔ اس کے علاوہ انہوں نے غازہ میں کام کیا ہے، غازہ میں ایک ہسپتال تعمیر کر کے دیا فلسطینیوں کے لیے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی آئرلینڈ کی یونیورسٹیوں میں فلسطینیوں کے لیے مختلف کلاسیں بھی بنائی ہیں، اور مختلف کلاسوں میں ان کے لیے سیٹیں بھی رکھی ہیں، یعنی وہ دوسرے لفظوں میں فلسطینیوں کی صحیح معنوں میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمارے مسلمان جو ہیں، آپ دیکھیے لبنان میں حزب اللہ موجود ہے، انہی کے حزب اللہ کے علاقے سے فلسطینیوں نے 3 راکٹ فائر کیے اسرائیل کے اوپر۔ وہ 3 راکٹ جہاں سے فائر کیے گئے، لبنان کی فوج آئی اور اسی علاقے سے حزب اللہ کے علاقے سے ان فلسطینیوں کو گرفتار کر کے لے گئی، اور کہا کہ خبردار اگر یہاں سے کسی نے کو فائر کیا تو ہم اس کو اریسٹ کر لیں گے۔ نتیجہ یہ کہ جو کبھی لبنان سے ان کے اوپر حملہ ہوا کرتا تھا اسرائیل پہ، وہ تو ختم ہو گئی بات۔ اسی طرح ایران کی حمایت یافتہ آپ دیکھ لیجئے حزب اللہ ہے اور القدس فورس ہے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ حزب اللہ کے جو لیڈر ہیں حسن نصر اللہ، انہوں نے پیغام دیا ہے، مسلمانوں کو کہا ہے کہ سورہ یاسین اور سورہ بقرہ پڑھیں
اور उसके लिए दुआ करें। अब ये तो चीज़ें ठीक है कि मुसलमान पढ़ते हैं, दुआ भी अल्लाह ताला से करते हैं, मदद का तकाजा भी होता है, लेकिन ये जो फोर्सेस वहाँ पे साथ ही मौजूद है और हमेशा इजराइल को ये नाकचने चबाती नहीं हैं, इनका वहाँ पे होना आज एक लिहाज से बेकार है। उर्दन की सरहद साथ मिलती है, उर्दन से बाज़ अफराद, बाज़ लोग जाके फ़लस्तीनियों की मदद करना चाहते थे, लेकिन जब वो सरहद की तरफ गए तो उर्दन की फ़ौज ने उन पर गोली चलाई और उनको वहाँ से भगा दिया। पाकिस्तान में आप देखिए, पाकिस्तान में वो हमारी अपनी अंदरूनी खलफशारी और अंदरूनी जंगी ख़त्म नहीं हो रही। आप देखें यहाँ पे हमारे मौलाना हज़रात जो आगे पीछे बहुत सारा दीन के मामलात का दावा करते हैं, मुफ्ती मुनीब देख लीजिए, मौलाना फजल रहमान देख लें, साद रिजवी देख लें, और भी कई, किसी के मुंह से 2 लफ्ज तक ऐसे नहीं निकले जिससे कि मजम्मत या कोई ऐसा पहलू निकलता हो जिससे कि हम ये कहें कि इन्होंने फ़लस्तीनियों की दिलजोई का काम किया है। फ़लस्तीनी दूर बैठे, उन्होंने कश्मीरियों का नाम नहीं कभी लिया। यानी ये वो हजरात हैं, मुफ्ती मुनीब साहब से ये रूत हलाल कमेटी हाथ से निकल गई, वो दूसरी तरफ लगे हुए हैं, कदा का रोज़ा रख लें, फना कर लें, ये भी झूठ, वो भी गलत। भाई आप कई साल लगे रहे, अब कम से कम कोई और प्रोडक्टिव काम करें। इसके अलावा एक चीज़ मैं और ज़रा वजाहत दे देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि वो मुसलमानों की एक 40 मुल्कों की एक फ़ौज बनी थी, जनरल राहील शरीफ जो है वो उसके कमांडर थे, वो बड़ी आज उसकी ज़रूरत थी, वो किधर मर गए, वो क्यों नहीं आ रहे, वो कहाँ पे हैं। तो पहली बात ये मैं बताऊं कि 40 मुल्कों का इत्तेहाद है, लेकिन उसकी फ़ौज कोई नहीं है, कोई उसकी फ़ौज नहीं। उनका वहाँ पे सेक्रेटेरिएट है, उनका वहाँ पे इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा सेटअप है, जहाँ से वो इंफॉर्मेशन दहशत गर्दी के खिलाफ इकट्ठी करके तो मेंबर मुल्कों को भेजते हैं। वहाँ पे कोऑर्डिनेशन का एक हेडक्वार्टर है, ट्रेनिंग का एक हेडक्वार्टर है, जहाँ पे के एंटी टेरर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, और फिर एक काउंसिल बनी हुई है जिसके तमाम 40 मुल्कों के जो वज़राए दिफा हैं वो उस काउंसिल के मेंबर हैं। और जब भी कभी इन 40 मुल्कों में से किसी भी मुल्क को फौज की जरूरत होगी, क्योंकि उसके अंदर कोई दहशतगर्दी हो रही है, कोई ऐसे हालात पैदा हो गए, तो वो रिक्वेस्ट करेगा, वो दरखास्त देगा इस हेडक्वार्टर को जो सऊदी अरब में है कि जनाब मुझे आपकी तरफ से फौज चाहिए, मदद चाहिए, ये मेरे मुल्क में तबाही मच गई। तो फिर ये जो 40 वजीर दिफा जो हैं ये बैठेंगे, बैठ के उसकी ज़रूरत का जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि वाकई उसकी ज़रूरत है तो फिर उसको फ़ौज दी जाए। और फ़ौज कैसे आएगी वो फिर अब ये आप कह लीजिए कि रज़ाकाराना तौर पे ये जो 40 मेंबर मुल्क हैं इनको कहा जाएगा कि आप फ़ौज दें, जिस तरह की यूनाइटेड नेशन में पीस फोर्स रखी हुई है उन्होंने, उनकी अपनी यूनाइटेड नेशन की फ़ौज कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और कई मुल्क देते हैं जो कि जाके वहाँ पे एक यूनाइटेड नेशन की फ़ौज बन जाती है और वो फिर वहाँ पे उस मुल्क में अमन रखते हैं। तो ये भी टेररिज्म के खिलाफ उस मुल्क में जंग लड़ने के लिए जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ दस्ते पाकिस्तान के होंगे, कुछ हो सकता है बांग्लादेश के हों, कुछ दस्ते जो हैं वो सऊदी अरेबिया के अपने हों। ये मुसलमान मुल्क जो उसके मेंबर हैं 40 वो दस्ते देंगे और उसमें से फौज बनेंगे। आज उनकी कोई ऐसी फौज नहीं है जिसको कि इजराइल भेजा जाए। सो ये समझ लेना चाहिए कि वो जो 40 मुल्कों का इत्तेहाद है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ नौइयत का है, उससे कोई ऐसी तवक्को नहीं करनी चाहिए। अब इस स्टेज के ऊपर टर्की और पाकिस्तान हकीकतन काम कर रहे हैं, ये कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह मुसलमान मुल्कों की या एक आलमी फौज ऐसी तैयार करने की यूनाइटेड नेशन से बातचीत हो जाए जो वहां पे जाके फलस्तीनियों का सिर्फ दिफा करे, यानी फलस्तीनियों और इजरायलियों के दरमियान वो फौज आ जाए, वो एक तरह की अमन फौज होगी या जो भी, लेकिन कम से कम उसका ये होगा कि वो फलस्तीनियों का नुकसान नहीं होने देगी। ये वो कोशिश की जा रही है जिसमें पाकिस्तान यानी हमारे वजीर आजम और तैयब उर्दगान बड़ा बढ़ चढ़ के भाग दौड़ कर रहे हैं। हमारे वजीर खारजा ने आज ही सऊदी अरब के वजीर खारजा से बात की थी, लेकिन उसका जैसे आपको पता है सऊदी अरेबिया का जो रवैया है, उन्होंने कहा जी हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी करें और हम आपस में राब्ता रखेंगे। तो इससे आगे बात नहीं हुई। तो तवक्को हम करते हैं कि आइंदा दिनों में पाकिस्तान की और टर्की की कोशिशें कामयाब होंगी और फिर फलस्तीनियों को निजात मिलेगी, लेकिन इसमें जल्दी की जरूरत है ताकि इजराइल को बहुत ज्यादा तबाही न कर बैठे। आज के लिए इतना ही। फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।